नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। भैया धीरे धीरे हम लोग सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं और कहानी पढ़ा चुके हैं। आपको मैं बता दूं भैया, कहानी क्लास चल रही है, नाटक की क्लास चल रही है, एक एक क्लास सबकी चल रही है। निबंध हम कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास हम यहाँ प्रगतिवाद तक पहुँच चुके हैं और भारतीय काव्यशास्त्र में भारतीय काव्यशास्त्र खत्म हो चुका है। ठीक है, आज हम कविता भी शुरुआत करने वाले हैं। वहाँ सबसे पहले कविता हम आधुनिक काल की पढ़ाएंगे, उसके बाद समय रहते हुए हम उल्टा जाएंगे, यानी आदिकाल से हम आधुनिक तक नहीं आएंगे, आधुनिक से आदिकाल तक जाएंगे, ताकि आपको जो पहले इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, और बता देता हूँ, देखो कविता देखो, आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। देखो इधर देखो, इस प्रकार से कविताएं, और इनमें कुछ इस प्रकार से आपको कविताएं मिलेंगी। ठीक है, देखो विश्वनाथ त्रिपाठी ने कविता धूमिल के बारे में क्या कहा है, यानी कथन भी मिलेंगे आपको। ठीक है, इस प्रकार से कविताएं आपको अच्छे लेवल में, जो जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो लाइन अंडरलाइन है, लाल है, कलर है उसका कर दिया मैंने। सारी कविताएं धूमिल की इसमें है, सारी कविताएं, जितनी कविताएं आपने यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हैं वो सारी कविताएं हैं। ठीक है, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो भैया मैं आपको एक नंबर देता हूं, इस पे व्हाट्सअप गूगल पे करें, 300 रुपये में आपको संपूर्ण यूजीसी नेट के सिलेबस का नोट्स आपको दिया जाएगा। और ये भी कहता हूं साथ साथ में कि अगर नोट्स जिस यूनिट से पूछ रहा है प्रश्न, अगर उस यूनिट से आपके क्वेश्चन नहीं फंसते हैं यहाँ, मैं पैसे आपके वापस कर दूंगा। ठीक है, नंबर लिख लो 97 21 56 58 और 75। ठीक है, ये भैया नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करोगे, लिखोगे सर नोट्स चाहिए, तब आप फिर गूगल पे आपको 300 रुपये में, मतलब 299 करने हैं, इससे ज़्यादा करने नहीं। संपूर्ण नोट्स आपको दिए जाएंगे, चाहे निबंध के हैं, निबंध पढ़ा चुके हैं, सारे निबंध नोट्स भेज दूंगा, कहानी के, नाटक के, निबंध में, कविता। और ये भी आपको बता दूं कि जो नाटक कहानी होंगे वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और फैक्ट्स के रूप में होंगे। संपूर्ण नाटक भी तो होगा, उस पर लोगों के विचार क्या हैं, उसके अंदर जो फैक्ट्स होता है वो भी बाहर निकाल के आपको दूंगा। आपको अपनी तरफ से कुछ मेहनत नहीं करनी है, उसके लिए मैं हूँ, मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं इसके अलावा। ठीक है, नोट्स बनाना, पढ़ाना, बस यही काम है। टारगेट है 25 अप्रैल तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा। ठीक है, चलो तो कविता हम पढ़ते हैं। धूमिल की कविताएं देखो कौन कौन सी अपने में कविताएं लगी हैं यूजीसी नेट में, आप लोग शायद जान रहे होंगे। नक्सलवाड़ी एक है, नक्सलवाड़ी लगी है, और मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी कहूँ कहूँ पूछ ले थे कि कौन सी कविता कौन से संग्रह में है। एक ट्रिक, हर जगह ट्रिकी वीडियो मार रहता है, आप तो जानते होंगे कौन सा, कि मैं आपको क्या बताऊं, कल की बात है। कब की? कल की। कब की? अभी कल हाल की बात है, यानी कल की बात है कि मोची नक्शे मार रहा था संसद में। कल ही की तो बात है कि मोची नक्शे मार रहा था संसद में, भाषण दे रहा था, ये है वो है, मैं जूते नहीं सुलूंगा, देखो मेरे क्या करोगे। ठीक है, तो कल से अकाल दर्शन, मोची से मोचीराम, नक्शे से नक्सलवाड़ी, और ये किस संग्राम में है? संसद से सड़क तक। और संसद से सड़क तक जो संग्रह है, इसका समय क्या है? 1972। और आपको पता है कि संसद से तो सड़क पर ही बातें कर लो सबसे बेहतर है, बेहतर से बेहतर, याद हो गया? संसद से बात करने से बेहतर है सड़क पे कर लो, बेहतर से बेहतर। तो संसद से सड़क तक 1972, ये सब भैया नक्सलवाड़ी किसमें से जो है कि संग्राम है? संसद सड़क तक, मोचीराम संसद से सड़क, अकाल दर्शन संसद से सड़क तक। अब एक इनकी जो लास्ट कविता बचती है, रोटी और संसद, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कल सुनना मुझे 1976 में, वेरी इंपॉर्टेंट है। कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, रोटी और संसद उसमें सम्मिलित है। ठीक है, रोटी और संसद, रोटी और संसद। चलो नक्सलवाड़ी कविता हम पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, अच्छी लेवल में, बढ़िया तरीके से। अभी सतपुड़ा के जंगल जब आपको पढ़ाएंगे तो धुन में मजा आ जाएगा, और उसमें जो छोटे छोटे शब्द हैं उनको मैं बाहर रखूंगा कि पूरी कविता आपको क्रम में कैसे याद हो जाए। भरोसा रखें, बहुत अच्छे चैनल से आप जुड़े हैं, अच्छा होगा। तो नक्सलवाड़ी जो कविता है ना भैया, आप जानते हैं कि 1967 ईस्वी में बनारस से एक पत्रिका निकलती थी, आमुख पत्रिका। कौन सी पत्रिका निकलती थी? आमुख। 1967 में निकली थी। कहाँ से निकलती थी? बनारस से। उसमें ये कविता निकाली गई थी। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि में कुछ बात कर ली जाए कि ये 1967 ईस्वी में बंगाल के नक्सलवाड़ी नामक जगह से
जो जमींदारों के शोषण के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ था, इसका व्यापक प्रभाव तत्कालीन उत्तर प्रदेश, कहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि पर पड़ा था। इस आंदोलन के 60 के दशक में उपजे क्षोभ, निराशा और विद्रोह की को एक दिशा दी गई थी इस कविता के माध्यम से। ठीक है, कविता के बारे में कुछ देख लेते हैं। कविता जो है धूमिल की यह कविता नक्सल आंदोलन, देखो नक्सल आंदोलन के समर्थन में खड़ी होती है। दरअसल वे स्वतंत्र उत्तर भारत की उन स्थितियों को उजागर करना चाहते हैं जिनसे नक्सलवाड़ी आंदोलन ने जन्म लिया था। कविता जो है वो सहमति के नकार से शुरू होती है, सहमति शब्द से शुरू होती है। यह नकार लोकतंत्र पर आम सहमति, भूमि अधिग्रहण पर सहमति, विकास के शोषणकारी मॉडल पर सहमति का है। धूमिल किसी दूसरे लोकतंत्र की मांग करते हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग। दूसरे लोकतंत्र की मांग करते हैं क्योंकि इस लोकतंत्र में नींद को भूख के इलाज की तरह पेश किया गया। कहते हैं कि भूख का इलाज सिर्फ नींद के पास है, बस सो जाओ, भूख की जरूरत नहीं है। स्वार्थ प्रथा में सब ने समझौता कर लिया, सब व्यवस्था के पक्ष में खड़े हो गए। इस समय विपक्ष में सिर्फ कविता थी। अभी हम कविता पढ़ेंगे, सारी कहानी कविता मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ कविता। नक्सलवाड़ी आंदोलन नफरत का नहीं अपितु नफरत के विरुद्ध आंदोलन है। धूमिल क्षोभ प्रकट करते हैं कि सत्ता अपने शोषण तंत्र से इस कदर नफरत से भर चुकी है कि एक बच्चा अपनी स्लेट यानी पढ़ने की तख्ती से पड़ोसी का गला काट सकता है। ये अभी हम कविता में पढ़ेंगे। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी देखो क्या कहते हैं इनके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट इस कविता के बारे में, कि धूमिल का रचना काल केवल 1 दशक रहा। विश्वनाथ त्रिपाठी कह रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र उत्तर भारत में पली अवसरवादी सुविधा जीविता के वास्तविक रूप को उद्घाटित करने की क्षमता के कारण उनकी कविताओं ने शीघ्र ही पाठकों की अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। कितना इंपॉर्टेंट कथन है आप जानते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कथन है, पूछा जा सकता है कि धूमिल की कविताओं का तेवर जासूसी है। यही सिर्फ पंक्ति पूछ लेगा तो फंस जाओगे। किसने कहा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने, जो छिपे छिपे मानव विरोधी व्यवहार को ताड़ लेती है। कि धूमिल की कविताओं का तेवर जासूसी है भैया, जो छिपे छिपे मानव विरोधी व्यवहार को ताड़ लेती है। किसने कहा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा। किसके बारे में? धूमिल के बारे में। नक्सलवाड़ी ये कविता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां से शुरू होती है। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं सहमति करके हर चीज छोड़ दूं, ये समकालीन शब्द नहीं है। इसे बालिगों के बीच मत चालू करो। तुम कह रहे हो सहमति, मैं सहमत नहीं हूं भाई, ठीक है। सहमति नहीं या समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये सब बातें हो रही हैं, ठीक है। जंगल से जिरह करने के बाद, देखो जंगल से जिरह करने के बाद साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है। ये धूमिल कहना चाहते हैं कि मुझे मेरे साथियों ने समझाया था। पूछा जाएगा कि किसने समझाया था कि भूख का इलाज नींद के पास है, तो उनके साथियों ने समझाया कि भैया भूख का इलाज सिर्फ नींद के पास है। आपको भूख लगे, लोकतंत्र से, सरकार से कुछ ना कहो, सिर्फ सो जाओ, उसका इलाज सिर्फ नींद के पास है। मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए एक सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया, विरोध तो करना चाहे पर विरोध के लिए उसने पाया कि वह अपनी जुबान, विरोध तो करना चाहते हैं, सौहाइन की जांग पर फूल आया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो एकदम लेखक कितना तलका भड़का हुआ है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि अपनी जुबान सौहाइन की जांग पर फूल आया है। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा कि भाई एक बात बता दूं, मुझे अपनी कविताओं के लिए तो दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। इस प्रजातंत्र में उतना दम नहीं है कि मेरी कविताओं को झेल सके। दूसरा प्रजातंत्र मुझे चाहिए। ये लाइन पूछी जा चुकी है, याद रखना ये वाली लाइन, कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश। ये लाइन किस कविता से है? तो याद रखना नक्सलवाड़ी कविता से। कहाँ से? नक्सलवाड़ी। कहाँ से? नक्सलवाड़ी। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, लेखक कह रहे हैं। सहसा तुम कहोगे
और फिर एक दिन पेट के इशारे पे प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घुसी पर गिर पड़ोगे। क्या मैंने गलत कहा है? बताओ आखिरकार क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं भैया, कुछ नहीं गलत कहा, बहुत अच्छा कहा। इस खाली पेट के सिवा, बहुत अच्छी लाइन है, समझो कि इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वह कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे। तुम सब लड़ सकते हो सिर्फ भूख से, तुम लड़ सकते हो उस खाली पेट से। ठीक है, यह एक खुला हुआ सच है। बहुत अच्छा कथन यहाँ पे दिया है कि यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, कि नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है, मगर देखो कैसे शब्द का प्रयोग किया, सिर्फ बाएं हाथ से ही धोता है मल। गुस्से में लेखक है। यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है, मगर इस शब्द को मैं प्रयोग नहीं करूंगा, बाएं हाथ से ही धोता है। और तब तो हवा भी बदल चुकी है और 100 इश्तहार उतार लिए गए हैं। याद रखना कितने इश्तहारों की बात हुई है, 100 इश्तहार उतार लिए गए, जिनमें कल आदमी अकाल था। वक्त के फालतू हिस्सों में छोड़ी गई पालतू कहानियां देश प्रेम के हिज्जे भूल चुकी हैं, कुटिया भूल चुकी हैं। उर्दू शब्द का प्रयोग कर दिया। और वह सड़क समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी थी। नहीं, अब वहां कोई नहीं है, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। देखो एक बात और मैं बता दूं आपको लगता होगा कि इस कविता को दूसरे उदाहरण लेके समझाओ, तो आपसे वो नहीं पूछना चाहता, एग्जामिनर ये पूछता ही नहीं है, बस लाइन पूछेगा, क्रम पूछेगा। कविताओं से 2 ही 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि ये कविता किसकी है, लाइन पूछेगा किस कविता से है, ठीक, यह क्रम में पूछ लेगा कि कविताओं को क्रम में लगाओ, लाइनों को। ठीक है, तो इतना समय नहीं, यूजीसी नेट को सिलेबस को समझने बैठोगे कविताओं को, तो एक ही सिर्फ 5 यूनिट पे कम से कम 6 महीने चले जाएंगे। तो उस प्रकार से हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ एग्जाम दृष्टि से पढ़ना है। ठीक है, बाहर आने के लिए आवाज दी, नहीं, अब वहां कोई नहीं है, सब के सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए। देखो इसमें लेखपाल का वर्णन आया। लेखपाल की भाषा में लंबे सुनसान में जहां पालों, याद रखना, पालों और बंजर का फर्क मिट चुका है, यानी पालों बंजर लेखपाल का वर्णन नक्सलवाड़ी में मिट चुका है। चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं। देखो कौन यहाँ पे हथकड़ी पहने हैं, इतना रखना, खेत, ये बात देखो, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं और विपक्ष में सिर्फ कविता। कविता से ही मैं जो कुछ कहना चाहता हूं कह सकता हूं। सिर्फ हज्जाम, देखो हज्जाम नाई की बात आ गई, सिर्फ हज्जाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तरा है, रखना, उस्तरा की बात आ गई है, चमक रहा है। सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा, देख लो, झाड़ू की बात आई, यानी भंगी का झाड़ू, और किसके, नाई की बात हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ, और तुम हो विपक्ष में बेकारी और नींद से परेशान, और एक जंगल है तुम्हारे चारों ओर। याद रखना भैया, तुम हो विपक्ष में बेकारी और नींद से परेशान, क्योंकि तुम बेकार, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, दूसरी बात ना तो तुम्हारी कोई सुनेगा। मतदान के बाद खून में अंधेरा पछीड़ता हुआ जंगल मुखबिर है, उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमरौवत चाट सकता है। खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया, कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। मैंने गलत कहा, आखिरकार मैंने कुछ गलत कहा, बताओ, गलत कहा हो गोली मार देना। ये बात नहीं लिखी है पर सच कहा है इन्होंने। एक बात याद रखना, यहाँ पे ये कथन पूछा जा सकता है आपसे कि कविता में लड़के का पूछे, छोटा लड़का, सबसे छोटा लड़का अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है, तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि किससे काटता है, स्लेट से।
कहाँ से? स्लेट से। और लड़का बड़ा है, छोटा लड़का, ठीक है। मैंने गलत कहा, आखिरकार आखिरकार तुमने सब कुछ अच्छा कहा। याद रखना, ये कविताओं को क्रम पहली लाइन और आखिरी लाइन आपको याद रखनी है। पहली लाइन सहमति से शुरू हुई है और आखिरी लाइन आखिरकार आखिरकार, ठीक है। ये पंक्तियां याद रखना है। तो ये थी हमारी नक्सलवाड़ी कविता, ठीक है। एक दो बार आपको पढ़ लेना है, इनके नोट्स आप जरूर मंगवा लें हमसे, ठीक है। आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। देखो मोचीराम, अब हम पढ़ेंगे मोचीराम कविता। मोचीराम ये संबोधन शैली में लिखी गई कविता है, वेरी इंपॉर्टेंट, संबोधन है। लगेगा कि मोची और जो ग्राहक है आमने सामने बात कर रहे हैं। लिखी गई इस कविता में धूमिल मोचीराम के माध्यम से समाज में मौजूद गैर बराबरी को उभार कर उस पर चोट करते हैं। मोचीराम के लिए हर आदमी की पहचान उसकी एक जूता है। एक तरफ श्रमजीवी वर्ग है जिसके जूते में चकतियां हैं, और वहीं दूसरी ओर एक अमीर आदमी है जो कि सर्वथा अयोग्य और अमानवीय है। वह मोचीराम को मेहनताना देने में कड़ाई करता है। श्रमजीवी और बुर्जुआ को आमने सामने खड़ा कर धूमिल व्यवस्था की विसंगति को उभार रहे हैं। मोचीराम कविता में देखो, मोचीराम का कुछ व्यक्तित्व है जो इम्पोर्टेंट है। ये मोचीराम काम के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं, ठीक है। मेहनत का सरवारा हैं, ग्राहकों को समदृष्टि से देखते हैं, समान रूप से देखते हैं। वर्ग भेद के प्रति संवेदनशील तथा उसकी मरम्मत के लिए संलग्न है, यानी वर्ग भेद भी सोचते हैं। तथ्य इस एक याद रखना कि मोचीराम कविता में हिटलर का जिक्र हुआ है। किसका? हिटलर का जिक्र। मोचीराम कविता बहुत अच्छी कविता। देखो मोचीराम कविता किससे शुरुआत हुई? इस लाइन से कि रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षणभर टटोला। रापी से उठी हुई, हल्के से क्षणभर टटोला, और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में बोला। वह हंसते हुए बोला, मोचीराम कह रहा है, मोचीराम बोल रहे हैं क्या कि बाबूजी सच कहूं, मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये बहुत अच्छी लाइन आपसे पूछी जा सकती है, ये किसकी लाइन है? तो मोचीराम की। कि बाबूजी एक बात कह दूं, बुरा मत मानना, कि मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है जैसा है जहां कहीं है, कोई आदमी जूते की नाप से बाहर है ही नहीं, सब जूते पहनते हैं। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है। बहुत अच्छी लाइन है ये। फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नौइयत बतलाते हैं, प्रकार बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है? चकतियों की थैली है। कोई का जूता एकदम फटा है, कहते हैं बाबूजी सिल दो, मोचीराम सिल दो। इसे एक आदमी और पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी हो। अब देखो यहाँ पे टेलीफोन का उंडन है। आप अगर मैं बताना भूल जाऊं तो जो कलर हैं दूसरे, इनको ध्यान में रखने की जरूरत है कि इसे एक आदमी और पहनता, जिसे चेचक ने चुग लिया। उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? ये मोचीराम कह रहे हैं ग्राहक से, जो फटे जूता लेके आया है, उससे ये कहना चाहते हैं कि नया जूता ले लो यार, क्यों इसको सिलवाने जा रहा हो? फिर देखो मोचीराम के अंदर से आवाज आती है, क्या आती है कि बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मोचीराम कह रहे हैं, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज आती है। कैसे आदमी हो, अपनी जात पे थूकते हो? कमाओगे क्या, खाओगे क्या, अगर तुम यही सबसे कहोगे? सही बात है। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टाकता हूं, मन नहीं करता है। एक जूता और है,
अब एक जूते की नोयत बताएंगे। एक जूता और है जिससे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है सैर को सुबह सुबह। बढ़िया पैर, बढ़िया जूता, 3500 वाले। ठीक है। ना वह अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं मगर चेहरे पे बड़ी हड़बड़ी है, बड़ी जल्दी में है। वह कोई बनिया या बिसाती। याद रखना, जो सामने वाला व्यक्ति है उसको बनिया बताया है इन्होंने, जो अमीर व्यक्ति आया है, बनिया या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि साला हिटलर का नाती है। कहता है वही, ग्रागिस से बांधो से काट हिया ठुक, वहां पिटो घिस्सा दो ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनो। ओफो बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है, बंदर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर घटवाता घटवाता और मगर नामा, नामा मतलब पैसा। याद रखना, नामा का अर्थ यहाँ पे क्या है, पैसा। देते वक्त सांप लड़ जाता है। कहता है शरीफों को लूटते हो। ओहो, अपने आप को शरीफ समझता है। शरीफों को लूटते हुआ गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चेप कर सड़क से चलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। तब कहता है कौन? मोचीराम। इस पंक्ति को याद रखना मन में। कभी जब जूते चप्पल सिलवाने जाना है तो जितना मांगे उतना दो। कहने का मतलब उससे ज़्यादा अपने जितनी ज़रूरत उतनी ही लेंगे ही वो। ठीक है। कि चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। आप भी चप्पल जूता सिलवा के बाहर आते तो कहते कील गड़ रही है। गड़ ही से ले रही क्योंकि पैसा पूरा नहीं दे के आए हो। ठीक है। तो मोची आपके साथ भी खेल जाता है। ये लाइन बहुत अच्छी है, याद रखना इंपॉर्टेंट है कि चोट जब पैसे पर पड़ती है ना भाई, तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। फिर कहते आई अम्मा। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं ना कहीं एक अद्ध आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। फिर कहता मोचीराम, और बाबूजी असल बात तो यह है कि बहुत अच्छी लाइन है ये, बहुत ही आप मन में उतार लें उसको कि और बाबूजी असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है ना, तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। यानी अपने जीवन को एक उद्देश्य दो। बहुत लोग हैं पूरा दिन कुछ नहीं करते हैं, फोन पे लगे रहते हैं, और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। समझ रहे हो? पैसे से अलग हैं, घर से आए हैं काम करेंगे, यहाँ के और कुछ कर रहे हैं। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है। ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो पूरा दिन फोन चलाते हैं। मौसम सताता है। अब देखो मोचीराम अपने पैसे में मौसम बताते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पंक्ति पूछी जा चुकी है। किस पंक्ति से? मोचीराम के बारे में अपने पैसे में बताते हैं। ठीक है। सच कहता हूं उस समय रापी की बूट को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे से काम आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है, और यह चौंकने की नहीं सोचने की बात है। मगर बहुत अच्छी बात है कि मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, देखो लाइन कितनी अच्छी है कि मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजाता मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं, तू तो शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलत फहमी का शिकार है।
जो वह सोचता कि पैसा एक बहुत अच्छी लाइन है। लाइन देखो, यहाँ पे इन लाइनों को आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि पूछ सकता है कि वह सोचता है कि पैसा एक जाति है और दोस्त भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, वे हर अन्याय का चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है, भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। बहुत अच्छी कविता है भैया, ये लाइन याद रखना है। रापी से उठी हुई पहली लाइन, अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। ये पंक्ति किसकी है भैया? मोचीराम से है। वेरी इंपॉर्टेंट अंतिम लाइन है ये। इसके बाद आती है पंक्ति, जो पंक्ति कौन आती है भैया? कौन सी कविता थी? अकाल दर्शन। अकाल दर्शन कविता वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अकाल दर्शन, इसमें देखो कवि का प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट कि भूख कौन उपजाता है। ये आपसे सिर्फ इतनी लाइन पूछी जा चुकी है कि भूख कौन उपजाता है। चालाक आदमी सत्ता, इस प्रश्न पर हंसता है और बेतहाशा पैदा होते बच्चों की ओर इशारा कर देता है कि तात्पर्य यह है कि सत्ता तंत्र के लोग भूख शोषण को प्राकृतिक या शोषितों द्वारा ही उपजाया गया मानते हैं। शोषित होना नियति मानी जाती है। यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य इसके बारे में याद रखना कि लोग भूख से बिलबिलाकर पेड़ के पत्ते और छाल भी खा रहे हैं। इस पंक्ति में अभी आगे कविता में मिलेगी। लोग, याद रखना, अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। याद रखना, अकाल तो आया है पर उसको सोहर की तरह गा रहे हैं। सत्ता कभी गाय धर्म तथा कभी हाय बाहरी विपदा के बहाने लोगों का शोषण करती है। ये पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ये हमारी अकाल दर्शन कविता है और संपूर्ण कविता है। अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम कंठस्थ कर लेना है। कविता को 2 से 3 बार देखनी है। हर एक वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, 2-2 की स्पीड में तैयार होता चले जाएगा। अकाल दर्शन कविता में कह रहे हैं भाई कि भूख कौन उपजाता है भैया? कोई बताओगे? भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो तना देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। यहाँ पे चालाक आदमी कौन है? किसके बारे में कह रहे हैं? सत्ता के बारे में कह रहे हैं, सरकार के बारे में कह रहे हैं। उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों, सड़कों, घरों, बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। यानी वो ये कहना चाहता, भूख किसने उपजाया है? गलियों ने, सड़कों ने, घरों ने, बाढ़ और बच्चों ने इशारा किया, उसकी तरफ इशारा किया। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यार बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। ये बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे लिख दी गई है कि 17-18 बच्चे, इतने बच्चे क्यों ज़्यादा होते थे उस टाइम? क्योंकि काम था ही नहीं कोई, और बेकारी के दिन थे, ना तो कहीं रोजगार था, क्या करते? इससे वे भी सहमत है जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है, क्या बात कही है, कि उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं, लेकिन यही वे भूलते हैं कि दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं, हमारे अपराध फूलते हैं। पंक्तियां बहुत अच्छी याद रखना। लेकिन यही वे भूलते हैं कि दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं दोस्त, हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक, उस सत्ता ने आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा। कितना निर्लज्ज है, कोई उत्तर नहीं। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। मैंने खुद को समझाया, यार उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहां झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो, तुम्हारी बात का कोई वजूद नहीं होगा।
और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ और उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। याद रखना, गांधी का नाम आया है, वर्णन है। जिसने ना जिसने ना भूख जिससे ना भूख मिट रही है, ना मौसम बदल रहा है, लोग बिलबिला रहे हैं और पेड़ों को नंगा करते हुए पत्ते और छाल खा रहे, इसी को कहते हैं अकाल। मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जल से जुल्सों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। अकाल तो आया है, भूख लगी है, पर क्या करें, बेचारे मजबूर हैं। जैसे सोहर गाया जाता है उसी प्रकार से अकाल को गा रहे हैं, क्योंकि काम तो था ही नहीं, तो बैठ के अपना बस कविता पाठ होती थी। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। मैंने जब उनसे कहा कि देश शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया। अक्सर ये मुझे अपराध की असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं, जिनका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया। रखना, भेड़ियों कौन है? भेड़ियों ने खा लिया। वे इस जंगल की सराहना करते हैं कि भारतवर्ष नदियों का देश है, और तुम इसे भारतवर्ष नदियों का देश मानते हो। बेशक यह ख्याल है, ख्याल ही उनका हत्यारा है। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है रखना। या दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है, मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते। अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिजा वसूल करता है, कभी गाय सेन, कभी हाथ से। यह सब कैसे होता है? मैं उन्हें समझाता हूँ। यह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में, बहुत अच्छी लाइन है, कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र की मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरा सा लोच है। यहाँ पे अमीरी और गरीबी का अंतर बता दिया इन्होंने। सलमान खान 60 साल का होके जवान और हैंडसम दिख रहा है, और हम 30 साल की उम्र में झुर्रियाँ पड़ने लगी। ये बात यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ले चुपचाप सुनते हैं। उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है कुछ पता नहीं चलता है। बहुत अच्छी लाइनें पूछी जा चुकी है कि वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, और मैं सोचने लगता हूं कि इस देश में एकता, युद्ध और दया अकाल की पूंजी है। ये लाइन भाई पूछी जा चुकी है, आप लोग याद रखें, ठीक है। ये लाइन पूछी जा चुकी है कि वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं, और मैं सोचने लगता हूं कि इस देश में एकता, युद्ध की और दया अकाल की पूंजी। अगर एकता करोगे युद्ध हो जाएगा, अगर दया करोगे तो अकाल आ जाएगा। क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध ज्ञान, जिसके अंदर बोध ना हो, ज्ञानी ना हो, बच्चे के हाथों की जूजी है। ये थे हमारी कौन? अकाल दर्शन कविता। अब बस 9 लाइन की कविता है भाई, रोटी और संसद, ये भी पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन की कविता है रखना। कहते हैं कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है, ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ कि यह तीसरा आदमी कौन है? मेरी देश की संसद मौन है। ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइनें हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये रोटी और संसद कविता थी। ये कविता देखो, आपको क्रम याद रख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। बेलना खा, पहले बेलता है फिर खाता है, फिर तीसरा आदमी, ठीक है, ना बेलता ना खाता, और तीसरा आदमी को वो मेरी जो है क्या नाम है, मेरे देश की संसद मौन है। ये पंक्तियों का क्रम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि छोटी कविता है, क्रम पूछ सकता है। ये आदमी रोटी, एक देखो, एक आदमी रोटी बेलता है, ऐसे बेलना बना लो, फिर खेलना खाना बना लो, खाता, फिर एक तीसरा आदमी हो गया, फिर ना रोटी, जो रोटी ना बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। ठीक है, ऐसे आ सकता है, बेलना खाना फिर खेलता।
ठीक है। या तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। ठीक है। तो ये हमारी भैया कुछ कविताएं रहीं और हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम मुक्तिबोध को पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से धीरे धीरे हम सब खत्म कर देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसी नंबर पे एक बार फिर से नंबर लिख लो। ठीक है, और अपने मोबाइल में इनको पढ़ते रहना, निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 97 21 56 58 और 75। ठीक है, आप ये मत सोचें कि ये तो कविता में है ही है, बिल्कुल है, मगर इस फॉन्ट में नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसके साथ आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी ना भैया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो 299 भैया कुछ ज़्यादा नहीं है, एक एक करके मेहनत कर रहा हूँ और इसमें से अभी मैं कम से कम 50 30 40 50 जो भी क्वेश्चन निकल पाएंगे निकालेंगे। यानी प्रैक्टिस और नोट्स अगर आप बराबर करते रहें, इसमें उपन्यास अन्य कविता छोड़ के जितने क्वेश्चन बनेंगे आपके आपके पास उनके उत्तर होंगे, बस वहाँ पे लगाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद और आज की क्लास हम यहीं विराम देते हैं। ठीक है।